हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था पहला। दोस्तों हम लोगों ने उसमें मानव में होने वाला पोषण देख लिया था। पोषण में किस तरीके की क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से दोस्तों जठर बनते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र, यानी मानव जो है वह किस तरीके से श्वसन लेता है। दोस्तों श्वसन लेना मतलब होता है सांस लेना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव में श्वसन तंत्र, यानी मानव में किस तरीके का श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, मानव में श्वसन तंत्र। दोस्तों क्या डाल लेते हैं, मानव में श्वसन तंत्र। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव में स्वतंत्र श्वसन तंत्र किस तरीके का होता है, किस तरीके का ये व्यवहार करता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, मानव में स्वतंत्र तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले श्वसन हम लोग कहाँ से लेते हैं, यानी सांस जो है, श्वास अंदर कहाँ से ले जाते हैं। तो दोस्तों श्वास के लिए क्या है, नाक से सांस लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नासा द्वार। क्या कहते हैं दोस्तों, नासा द्वार। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी नासा द्वार। तो इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे, नासा द्वार से हम लोग सांस अंदर खींचते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों कहाँ वो सांस पहुंचती है, फिर वो पहुंचती है दोस्तों गले में, यानी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी दोस्तों उसको कहते हैं। उसके बाद में फिर वो कहाँ पहुंचती है दोस्तों, गले के बाद में फिर वो पहुंचती है कंठ में। कहाँ पहुंचती है दोस्तों, कंठ में, यानी हलक जिसे बोलते हैं, कंठ में जाती है। उसके बाद दोस्तों कहाँ पहुंचती है, कंठ से, कंठ से वो दोस्तों जाती है श्वास नली में। कहाँ पहुंचती है दोस्तों, श्वास नली में। तो उसके बाद में वो पहुंचती है श्वास नली में। उसके बाद फिर कहाँ जाती है दोस्तों, श्वास नली से फिर वो श्वसनी में जाती है। श्वसनी में पहुंचती है दोस्तों श्वास नली से। उसके बाद में दोस्तों कहाँ जाती है, श्वसनी के बाद में श्वसनिका में पहुंचती है दोस्तों, श्वसनिका में पहुंचती है। उसके बाद में फिर कहाँ पहुंचती है, उसके बाद दोस्तों पहुंचती है वह फुफ्फुस फेफड़े में। कहाँ पहुंचती है, फुफ्फुस, फुफ्फुस फेफड़े में पहुंचती है। तो फुफ्फुस फेफड़े के बाद दोस्तों कहाँ पहुंचती है वह, कूपिका कोष में पहुंचती है दोस्तों, कूपिका कोष में पहुंचती है। उसके बाद में दोस्तों पहुंचती है वह रुधिर वाहिकाओं में। कहाँ पहुंचती है दोस्तों, रुधिर वाहिकाओं में। इतना सफर तय करने के बाद दोस्तों ये जो रुधिर होता है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, यही ब्लड होता है। क्या होता है दोस्तों, रुधिर को ही हम लोग बोलते हैं ब्लड, यानी इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे बोलते हैं खून। और ये जो है ये उर्दू शब्द है दोस्तों, खून। तो रुधिर वाहिकाओं में पहुंचती है, यानी जो हम लोग श्वास लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, वह अंत में कहाँ पहुंचती है, वह अंत में पहुंचती है ब्लड के साथ, यानी यानी कि रक्त में मिल जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो क्रिया होती है मानव में श्वसन तंत्र का, वो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब आइए इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे, क्रिया विधि। क्रिया विधि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्रिया विधि किस तरीके से कार्य करती है। मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नासाद्वार द्वारा, वायु नासाद्वार के द्वारा, नासाद्वार के द्वारा जाती है, जाती है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं दोस्तों, नाक से लेते हैं। और उसी नाक को क्या बोलते हैं, नासाद्वार कहते हैं दोस्तों। जो नाक में दो छिद्र होते हैं उन्हें नासाद्वार कहा जाता है। तो नासाद्वार से हम लोग वायु को अंदर की ओर खींचते हैं। नाक में उपस्थित, नाक में उपस्थित, नाक में उपस्थित महीन बाल व श्लेष्मा, महीन बाल व श्लेष्मा, महीन बाल व श्लेष्मा वायु के साथ अंदर जाने वाली, वायु के साथ अंदर जाने वाली, वायु के साथ अंदर जाने वाली, वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धि को रोक लेते हैं, अशुद्धि को रोक लेते हैं, अशुद्धि को रोक लेते हैं दोस्तों। यह अशुद्धियां, यह अशुद्धियां, यह अशुद्धियां पराग कण, यह अशुद्धियां पराग कण, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, जीवाणु राख,
जीवाणु, राख आदि हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या दिया जाता है, यानी नाक में उपस्थित जो नाक के अंदर छोटे छोटे महीन बाल होते हैं वह श्लेष्मा। दोस्तों श्लेष्मा क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों, जिसे हम लोग नाक बोलते हैं। वह जो अंदर होता है वह क्या करता है, अंदर जो भी वायु के साथ अशुद्धियां जाती हैं तो दोस्तों वो क्या करता है, उन अशुद्धियों को रोक लेता है। तो यह अशुद्धियां परागण, धूलकण, मिट्टी, जीवाणु आदि कुछ भी हो सकते हैं जो हमें दोस्तों फेफड़ों में प्रवेश करने से जो नाक के बाल होते हैं वो एक वायु छलनी का कार्य करते हैं दोस्तों, वायु को छानकर अंदर पहुंचाते हैं। दोस्तों जो भी चीजें शरीर में होती हैं, जो भी पार्ट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। कोई भी चीज दोस्तों बिना उपयोग के मानव शरीर के अंदर नहीं बनाई गई है। तो दोस्तों ईश्वर की जो कल्पना है, जो एक दोस्तों मानव जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन दोस्तों आविष्कार है, उसमें जो भी पार्ट दिए गए हैं उन पार्टों का सभी का कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। तो दोस्तों जीव विज्ञान में हम सभी के कुछ ना कुछ जिस तरीके से आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं प्रयोग, वो सारे समझेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक क्या दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया। दोस्तों दिया गया है नासाद्वार, नासाद्वार, नासाद्वार से अंदर आ चुकी, अंदर आ चुकी, नासाद्वार से अंदर आ चुकी वायु, वायु ग्रसनी व कंठ से होते हुए, ग्रसनी व, ग्रसनी व कंठ से, ग्रसनी व कंठ से होते हुए, ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है, श्वास नली में, श्वास नली में प्रवेश करती है। ग्रसनी से दोस्तों क्या करती है, अंदर प्रवेश करते हुए कहाँ पहुंचती है, श्वास नली में प्रवेश करती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ग्रसनी का कार्य क्या होता है, ग्रसनी किस तरीके का कार्य करती है दोस्तों, कैसा व्यवहार करती है ग्रसनी। तो हेडिंग डाल लेते हैं ग्रसनी। तो दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे ग्रसनी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ग्रसनी किस तरीके से कार्य करती है। यह सांस, दोस्तों ग्रसनी का कार्य क्या है, यह सांस या श्वसन, यह सांस या श्वसन, श्वसन व पाचन तंत्र, श्वसन या पाचन तंत्र के लिए, पाचन तंत्र के लिए एक समान, एक समान मार्ग है, एक समान मार्ग है। दोस्तों ग्रसनी क्या होती है, ये पाचन तंत्र में भी अपनी भूमिका निभाती है और दोस्तों श्वसन तंत्र में भी, क्योंकि हम जब वायु अंदर लेते हैं नासाद्वार के द्वारा तो वो भी दोस्तों कहाँ पहुंचती है, ग्रसनी में पहुंचती है। और दोस्तों जब हम लोग मुख गुहा से कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी कहाँ पहुंचती है, वह भी ग्रसनी से ही अंदर पहुंचती है दोस्तों, आहार नाल में, अमाशय में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला इसका पॉइंट क्या है दोस्तों। तो इसका अगला पॉइंट है कंठ या स्वर तंत्र, यानी दोस्तों जहाँ से हम लोग बोलते हैं, जहाँ से दोस्तों मनुष्य की आवाज़ निकल पाती है, हम लोग बोल देते हैं, एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं, वो दोस्तों कौन सा पार्ट होता है मनुष्य के शरीर का। तो दोस्तों वो पार्ट होता है कंठ। क्या बोलते हैं उसको, कंठ, जहाँ से हम लोग आवाज़ें निकालते हैं, एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। तो क्या दोस्तों है ये कंठ या स्वर तंत्र से बोलते हैं, कंठ या स्वर तंत्र। तो दोस्तों कभी कभी यदि एग्जाम में पूछ देता है कि स्वरतंत्र क्या होता है तो दोस्तों वो भी हमें कंठ लिखना है, या कंठ पूछ दे तब भी हमें यही आंसर देना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह से ये कार्य करता है। यह श्वास नली के ऊपर, यह है श्वास नली के ऊपर, यह श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने, व ग्रसिका के सामने, व ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली होती है, उपस्थित एक नली होती है, उपस्थित एक नली होती है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर होती है, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग दोस्तों कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। कंठ में उपास्थि के वलय, कंठ में उपास्थि,
उपास्थि के वलय, कंठ में दोस्तों क्या होते हैं, जो उपास्थि के वलय होते हैं वो उपस्थित होते हैं, वलय उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, वलय उपस्थित होते हैं। उपस्थिति होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु के मार्ग में, वायु के मार्ग में निपतित, वायु के मार्ग में निपतित, निपतित ना हो। दोस्तों निपतित मतलब क्या होता है, कोई रुकावट ना हो, यानी ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हम लोग वायु लेते हैं, यानी ग्रसनी के द्वारा कंठ से दोस्तों जो वायु अंदर की ओर पहुंचती है, तो ये सुनिश्चित करते हैं, जो वलय होते हैं, उपास्थि के जो वलय होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं दोस्तों कि ये उसके मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न ना कर सके दोस्तों। तो इस तरीके की एक रचना बनाते हैं, एक वलय बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और वहीं से हम लोग सांस लेते हैं दोस्तों, भोजन और सांस की नलिका जो है वो समान होती है। जब हम लोग किसी भोजन को ग्रहण कर रहे होते हैं तो एक दोस्तों एक ये मान लीजिए कि एक कार्क टाइप का होता है, एक ढक्कन टाइप का होता है, वो श्वास नली को बंद कर लेता है। और जैसे ही हम लोग भोजन अंदर करते हैं और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह दोस्तों जो ढक्कन होता है वह, यानी भोजन वाली जो नली होती है जहाँ से दोस्तों पोषण होता है, उस नली को बंद कर लेता है और हम लोग श्वास आसानी से ले पाते हैं दोस्तों। उसके बीच में एक कार्क लगा होता है, उसी का कार होता है दोस्तों। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो श्वास नलिका को बंद करता है, और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वह खाना वाली नलिका को बंद कर देता है दोस्तों। तो उसका डबल कार होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसा सुनिश्चित करता है कि वायु के उसके मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो सके। श्वास नली से होकर, श्वास नली से होकर, श्वास नली से होकर वायु ग्रसनी के माध्यम से, वायु ग्रसनी के माध्यम से, ग्रसनी के माध्यम से फुफ्फुस में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में प्रवेश करती है। वायु दोस्तों क्या करती है, उसके माध्यम से कहाँ पहुंचती है, ग्रसनी के माध्यम से फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। फिर क्या होता है, फुफ्फुस के अंदर यह मार्ग, फुफ्फुस के अंदर यह मार्ग, फुफ्फुस के अंदर यह मार्ग, फुफ्फुस के अंदर यह मार्ग कई छोटी छोटी नलिकाओं में, कई छोटी छोटी नलिकाओं में, कई छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, कई छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में, जो अंत में गुब्बारे जैसी, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में, रचना में, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, अंतकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं, जिसे कूपिका कहते हैं, जिसे कूपिका कहते हैं दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं। कूपिका एक सतह पर, कूपिका दोस्तों किस तरीके से कार्य करती है, तो क्या लिखेंगे, कूपिका एक सतह पर, कूपिका एक सतह पर, कूपिका एक सतह पर उपलब्ध कराती है, सतह पर उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, जिससे गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, विनिमय हो सकता है, जिससे गैसों का दोस्तों क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। कूपिकाओं की भित्ति में,
कूपिकाओं की भित्ति में कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। विस्तीर्ण जाल होता है। दोस्तों यहाँ पर शब्द आया विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? विस्तीर्ण का मतलब होता है कि एक ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये एक झिल्ली नुमा वलय बना लेती हैं, एक झिल्ली नुमा परत बना लेती हैं, जिससे जब हम वायु को अंदर दोस्तों हम लोग ले जाते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, तो वायु फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है? छन कर पहुंचती है दोस्तों। शुद्ध वायु फेफड़ों तक पहुंचती है और जो अशुद्धि होती है वो दोस्तों बीच में ऑब्जर्व कर ली जाती है। तो दोस्तों इस तरीके को उसे जो भित्ति बनती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विस्तीर्ण जाल, यानी जाल दोस्तों नेट की तरीके का होता है ये। अब आइए देख लेते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं जब हम श्वास अंदर लेते हैं जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर आ जाती हैं। हमारी पसलियां दोस्तों क्या होता है? ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आ जाती हैं। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है? पसलियां ऊपर आ जाती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। डायाफ्राम दोस्तों क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है? वक्ष गुहिका जो है वो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है ये है मानव में श्वसन तंत्र, यानी मानव में किस तरीके का श्वसन तंत्र होता है। दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर जो चित्र बन दिख रहा होगा दोस्तों, एक इमेज दिख रही होगी, तो आप लोगों को वो चित्र बनाना है और उसमें दोस्तों हमें समझना है कि किस तरीके से जब हम लोग वायु को अंदर लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाती है? नासाद्वार से दोस्तों जाती है और वह कंठ से होते हुए कहाँ दोस्तों पहुंचती है? फुफ्फुस फेफड़े में पहुंचती है। वहां से दोस्तों वायु जो है छनकर किसमें मिल जाती है? रुधिर में दोस्तों मिल जाती है। जो हम लोगों का ब्लड होता है, खून होता है, उसमें जाकर ऑक्सीजन मिल जाती है और वह शुद्ध रक्त बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शुद्ध रक्त किस तरीके से कहाँ कहाँ दोस्तों संचालन होता है उसका, शिराएँ क्या होती हैं, धमनियाँ दोस्तों क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आगे पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस तरह का इसका चित्र बना होता है। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ये जो दिया गया है ये नासा द्वार है दोस्तों। यहाँ से कोई भी वायु हम लोग अंदर ले जाते हैं और कब कहाँ पहुँचती है दोस्तों? में पहुँचती है मुख गुहा में। उसके बाद दोस्तों वो कहाँ पहुँचती है? मुख गुहा से होते हुए, यानी दोस्तों ये मुख गुहा दिया गया है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचती है? ग्रसनी में पहुँचती है दोस्तों। ये दिया गया है, ये जो पार्ट है ये उसकी ग्रसनी का पार्ट है दोस्तों। उसके अंदर जब पहुँचती है तो ये कंठ का पार्ट हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर ये क्या मिल जाती है? आकर यहाँ पर श्वास नली बन जाती है दोस्तों। उसके बाद में ये दोस्तों यहाँ क्या है? उपास्थि वलय होते हैं दोस्तों। देख रहे हैं ये छोटे 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 जो ये हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हें दोस्तों बोलते हैं उपास्थि वलय। उसके बाद दोस्तों ये जो पार्ट दिया गया है ये पार्ट दोस्तों यहाँ पर फुफ्फुस का दिया गया है दोस्तों। ये क्या होती हैं? ये पसलियां होती हैं मानव शरीर की। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? श्वसन श्वसनिकाएं होती हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं हमने क्या है? ये श्वसनिकाएं हैं। ये दोस्तों क्या है? श्वसन नली है। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है श्वसन नली दी गई है। ये दोस्तों क्या है? श्वसनिका है। ये दोस्तों क्या है? कूपिका कोश है यहाँ पर ये। और ये क्या दोस्तों? ये डायाफ्राम है जो अभी दिया गया था दोस्तों। क्या है? मानव श्वसन के तंत्र है। तो दोस्तों इस तरीके का ये डायग्राम होता है। तो दोस्तों आप लोगों को इसे बना लेना है और दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों श्वसन क्रिया में यानी मनुष्य में श्वसन क्रिया का महत्व या मानव में श्वसन किस तरीके से होता है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।